नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उस एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। और इस स्टडी में ये हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टरों के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो उन चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखते हैं जो अध्याय 4 है, इसका शीर्षक है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं, उन सभी पाठ्य पुस्तकों के जितने भी अध्याय हैं, उन्हें किसी न किसी विद्यार्थी के कहानी के माध्यम से शुरू किया गया है। तो जो आज का अध्याय है, इसकी शुरुआत हुई है पुस्तकालय में मेरी एक विद्यार्थी है जो एक दिन पुस्तकालय में जाती है और देखते हो क्या होता है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। देखिए, जो वेदों का एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे पैराग्राफ से कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ये पूछा गया है कि जो वेद कितने हैं। वेद 4 है। और वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और आपको ध्यान रखना है कि जो वेद कितने हैं, वेद हमारे 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और जो सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ये आपको दो याद रखने हैं कि जो सबसे पुराना वेद है, जो सबसे प्राचीनतम वेद है, वो कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। डिक्टो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन में दे देगा अथर्ववेद। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अथर्ववेद है, कि सबसे बाद का क्या है? वेद है। और जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। आपको यही याद रखना है। आपको देखिए, हम बार बार बता चुके हैं कि जो सीटेट की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से बनते हैं। आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ये पूछा गया है, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया है। आपको ध्यान रखना है, सूक्त क्या है? सूक्त प्रार्थनाओं को कहा गया है। और ऋग्वेद में कितनी प्रार्थना है? 1000 से ज्यादा। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये पूछा गया है कि जो सूक्त शब्द है, इस सूक्त का अर्थ क्या होता है? इस सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से कहा गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये भी पूछा गया है कि जो ऋग्वेद में 3 सबसे महत्वपूर्ण देवी देवता कौन से हैं, तो आप बताएंगे अग्नि, इंद्र और सोम। और जो अग्नि है, अग्नि आग के देवता है। और जो इंद्र है, इंद्र युद्ध के देवता है। और जो सोम है, सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बस यही बताया गया है कि जो हमारे वेद हैं, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। और इसमें जो प्रार्थना है, प्रार्थनाओं की संख्या कितनी है? 1000 से ज्यादा है। और जो सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से कहा गया। और इसमें 3 प्रमुख देवता है। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र, सोम। जो अग्नि है वो आपके देवता है। और जो इंद्र है, इंद्र युद्ध के देवता है। और जो आपके सोम है, सोम एक पौधा है जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ये पूछा जा सकता है कि जो वैदिक प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैदिक प्रार्थना थी, जो कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनमें जो प्रार्थना है, उन्हें जो उनके आचार्य होते थे, आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर उन्हें याद कराते थे। ठीक है, सस्वर मतलब बोल बोलकर वो उनका उच्चारण करते थे। और जो विद्यार्थी थे उन्हें सुनते थे और कंठस्थ याद करते थे।
अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सूक्त हैं, सूक्तों की रचना किसने की थी? जो उनको सिखाते थे और जो सीखते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ये पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो प्रार्थना है, जो उनकी ऋचा है, क्या उनकी रचना में महिलाओं का योगदान था, भूमिका थी? तो आपको ध्यान रखना है जो कुछ सूक्त है, कुछ प्रार्थना है, उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये पूछा गया है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो भाषा कैसी थी? तो कहेंगे वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। देखिए जो वैदिक संस्कृत होती है या जो प्राक संस्कृत है, वो जो आधुनिक जो स्कूलों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है वह उससे थोड़ी क्या होती है? क्लिष्ट होती है, कठिन होती है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसका शीर्षक है संस्कृत और अन्य भाषाएं। हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स दिए गए हैं, चित्र दिए हैं, मानचित्र दिए हैं, इन सभी का आपको गहनता से अध्ययन करना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो संस्कृत है ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप बताएंगे भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है आपकी अंग्रेजी। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो कि संस्कृत भाषा का है, माँ जो कि हिंदी भाषा का है और मदर जो अंग्रेजी भाषा का है। इन शब्दों में क्या है? इन शब्दों में काफी समानता है। आप देखेंगे कि इन तीनों अलग-अलग जो भाषा के शब्द हैं, इन तीनों अलग-अलग भाषा के शब्दों में जो मैं और रे वर्ण है वो समान है और जो मैं वर्ण तो तीनों में क्या है? समान है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जो भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश हैं उनमें किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? तो आप बताएंगे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। और ये भी पूछा गया है कि जो भारत के दक्षिण प्रदेश हैं उनमें किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो बताएंगे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। अब ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो झारखंड है और जो मध्य भारत है, यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। अब ये महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि देखिए जो वर्तमान समय में जो किताबें हैं, ये किताबें क्या की जाती हैं? ये किताबें छापी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। लेकिन जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और जो विद्यार्थी थे वो क्या करते थे? उसका श्रवण किया जाता था। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना होता है, न कि पढ़ा जाता था। जब किताबें होंगी नहीं तो विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। जब इनकी रचना हुई थी तब इनको लिखा नहीं गया, उसके कई शताब्दियों के बाद इन्हें पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। अब ये पूछा गया है कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इन्हें तभी से छापा जा रहा है जब से इनकी रचना हुई है। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इनके जो छापने का काम शुरू हुआ है वो मात्र लगभग 200 साल पहले से शुरू हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ये महत्वपूर्ण है। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता, देखिए हम बता चुके हैं कि पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं? जो पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो इतिहासकार है, इतिहासकार अतीत की जो पुरानी चीजें हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, जो भौतिक अवशेष है अतीत के, और साथ ही साथ जो लिखित स्रोत हैं वो उनका भी अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और
देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूत्र का अंश है। अब पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में आपसे कि जो व्यास और जो सतलुज है, क्या इन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि जो व्यास और सतलुज नदियां हैं, इनका जो संवाद है, एक ऋषि हैं विश्वामित्र, इनके साथ इनका एक संवाद दिया गया है और ये परीक्षा में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखते हैं, इसका जो यहाँ पर वर्णन दिया गया है संदर्भ में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। देखिए जो पांडुलिपि है वो पहले हम बता चुके हैं कि वे ग्रंथ जो हाथ से लिखे जाते थे या लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पांडुलिपि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। और जो मैन्यू का अर्थ क्या होता है? वो होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिखना। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। अब देखिए पूछा जा सकता है कि जो पांडुलिपियां है वो किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी? तो क्या हो जाएगा आपका? भूर्ज वृक्ष है, और जो कहां पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहली ऋग्वेद की जो कॉपी छापी गई, उस कॉपी को छापने के लिए किस पांडुलिपि का प्रयोग किया गया? तो वह पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई थी? कश्मीर से प्राप्त हुई थी। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब आपको ध्यान रखना है कि जिस पांडुलिपि से पहली बार ऋग्वेद छापा गया, वह पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई थी? वह कश्मीर से प्राप्त हुई थी। और अभी वर्तमान समय में कहां के पुस्तकालय में रखी गई है? वो पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखी गई है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसका शीर्षक है विश्वामित्र और नदियां। अभी हमने पढ़ा कि जो विश्वामित्र है और दो नदियों व्यास और सतलुज का एक संवाद दिया गया है, यह वही संवाद है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो नदियां हैं, नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से की गई है। ये पूछा गया है कि जो विश्वामित्र का जो नदियों के साथ संवाद दिया गया है, उसमें नदियों की तुलना किसके साथ की गई है? तो आप याद रखेंगे, गाय और घोड़ों से उनकी तुलना की गई है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने बोला, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। ये बात सही है कि ये उसी क्षेत्र का संवाद है जहां पर ये दोनों नदियां बहती थीं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जो विश्वामित्र का संवाद है, उसमें नदियों की तुलना किससे की गई है? तो आप बताएंगे, घोड़ों और गायों से। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपके लिए परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। हमने पहले अध्याय में आपको बताया था कि जो सिंधु है, सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, काबुल। ये क्या है? ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं और इन सभी नदियों का वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है। गंगा और यमुना का भी उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जो गंगा और यमुना है, गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो आप बताएंगे, सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। अब देखिए, ये आपका ये होमवर्क है, आपको स्वयं करना है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, उन दक्षिण भारत की नदियों का वर्णन ऋग्वेद में नहीं किया गया है। यहाँ से भी सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है।
अब देखिए एक नई हेडिंग है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। अब देखिए जो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में प्रार्थना है, और जो ये प्रार्थना है, ये प्रार्थनाएं किसके लिए रची गई थी? मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं रची गई थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लड़ाइयां हैं ऋग्वेदिक काल में किसके लिए लड़ी जाती थी? मवेशियों को प्राप्त करने के लिए और जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, तो ऐसे जमीन के लिए भी क्या होता था? वहां पर संघर्ष होता था। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद काल था, ऋग्वेदिक काल में जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी उसके कारण क्या थे? युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। देखिए यहीं से जो राजा बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ऋग्वेद से ही शुरू हो जाता है। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। देखिए अगर क्या दिया गया है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ से ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है कि जो ऋग्वैदिक काल है, क्या ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना थी? तो आप देख सकते हो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन जो ये सामान्य लोग थे ये क्या करते थे? वहां पर ये सभा में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा निर्णय करते थे। यहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, अब ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, ध्यान रखना है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। अब देखिए राजा कौन थे? राजा वो लोग थे जो शासन करते थे। देखिए लेकिन यहाँ ऐसे राजाओं का वर्णन नहीं है जिनकी अपनी राजधानी होती थी, जिनकी अपनी विशाल सेना होती थी। लेकिन जो पुरोहित हैं, पुरोहित कौन थे? पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो क्या करते थे? वो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। यहाँ पर लिखा भी है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो राजा थे, ना तो उनके पास राजधानियां थी और न ही वो महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूल करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अभी देखिए जो राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ विकसित हो रहा है, पूर्णतः अभी परिणति में नहीं पहुंचा है। अभी धीरे धीरे क्या है कि जो राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर विकसित हो रहा है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। अब देखिए राजा क्या करते थे, जो युद्ध होता था उसका वो नेतृत्व करते थे, और जो वहां से जो धन की प्राप्ति होती थी, जो लूट का धन था, उसका कुछ भाग सरदार रख लेता था और कुछ भाग जो पुरोहित थे पुरोहितों को दे दिया जाता था, और जो बाकी का धन है वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। अब ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो जनता है या फिर जो पूरा समुदाय है, इसके लिए ऋग्वेद में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए ऋग्वेद में जन और विश्व का प्रयोग हुआ है, जो किसके यहाँ पर पर्याय है? जनता या फिर पूरे समुदाय के।
ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसी कई उल्लेख मिलते हैं। अब आपको 3 विष या जन याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? आपको पुरुजन, भरतजन और यदुजन, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? देखिए, हम अध्याय 1 में बात कर चुके हैं कि जो भरतजन है, इस भरतजन के नाम के आधार पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। यह अध्याय 1 में हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब ये पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेदों की जो ऋग्वेद है, जो वेद है, इन वेदों की जिन्होंने रचना की थी वो खुद को क्या कहते थे? वो खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें 2 प्रकार के समुदाय थे विशेष रूप से, एक आर्य और दास या फिर दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आर्य थे, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी और जो आर्य क्या करते थे? आर्य यज्ञ करते थे। लेकिन जो दस्यु दास थे ये यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो दास शब्द है, दास शब्द का अर्थ गुलाम नहीं हुआ, वो बाद में गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल की जो चर्चा की गई है वो बस यहीं तक की है। अब इसमें होगा महापाषाणों की कहानी। खामोश प्रहरी, महापाषाण। जो महापाषाणों के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा अध्याय 2 में भी कर चुके हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, अब आपको ध्यान रखना है कि जो महापाषाण शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महा और पाषाण। जो महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है बड़ा और जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कसीने से लगाए गए थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो महापाषाण है, जो ये पाषाण है, जो पत्थर है, ये पत्थर उन जगहों पर रखे गए थे जहां पर लोगों की कब्र थी, जहां पर लोगों को दफन किया गया था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो महापाषाण कब्रें बनाने की शुरुआत है वो कब हुई थी? वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महापाषाणी कब्रें हैं इसके साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? तो आप बताएंगे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण प्रस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए, जो आपका अध्याय 2 था, अध्याय 2 में भी एक मानचित्र दिया गया था। हमने आपको उस समय बताया था कि जो मानचित्र में जो जानकारी दी गई है वह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और बात करें हम आपके महापाषाणिक परास्तनों की, तो वहां पर आपके अध्याय 2 में 2 महापाषाणिक परास्तनों की चर्चा की गई थी। एक था आपका ब्रह्मगिरी, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और एक था आपका आदि चंदूर। ये पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मगिरी है या जो आदि चंदूर है ये किस प्रकार के प्रायस्तन है? तो आप बताएंगे महापाषाणिक। ऑप्शन में दे सकता है आपको नवपाषाणिक या प्रापाषाणिक, लेकिन ये कैसे स्थल है? आपके महापाषाणिक प्रायस्थल है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए, यहाँ पर एक महापाषाणिक कब्र दिखाई गई है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समादान या शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है
जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। पढ़ते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। देखिए, जो महापाषाणिक पत्थर हैं, जो महापाषाणिक पत्थर थे, ये किस बात के प्रमाण है? इस बात के प्रमाण थे कि जमीन के नीचे वहां पर क्या है, कोई कब्र है। और आपको ध्यान रखना है कि ये सभी प्रकार के मिलते थे। ये गोलाकार भी मिलते हैं आपके, और कभी कभी अकेला पत्थर भी मिलता था, जो इस बात का संकेत था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कब्र है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। अब आपको ये बताना है इसका कि क्रम क्या होगा। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो शिलाखंड है, शिलाखंडों को ढोकर लाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर गड्ढे खोदे जाएंगे और फिर उन पत्थरों को क्या किया जाएगा, तराशा जाएगा और फिर जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको दफनाया जाएगा। ये क्रम है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। अभी पूछा जा सकता है आपके इससे कि जो काले लाल मिट्टी के बर्तन हैं, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? महापाषाणिक सभ्यता से, या फिर जो महापाषाणिक कब्र हैं इनसे उनका संबंध है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा और सोने के गहने। अभी पूछा गया है कि जो महापाषाणिक कब्र हैं उनमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो बताएंगे लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो वहां पर जो घोड़े के कंकाल भी मिले हैं और जो घोड़े के सामान भी मिले हैं। यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा के शहर थे, हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। और जो आपकी महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो महापाषाण कब्रें हैं इनसे लोहे के सामान मिले हैं और घोड़े के सामान है और कुछ कुल्हाड़ियां हैं, कुछ कटार हैं। आप ये देखेंगे, ये क्या है, आपकी कटार है लोहे की, और ये आपकी कुल्हाड़ियां हैं, और ये क्या है, आपके घोड़े के सामान है। ये कहां से मिले हैं? जो महापाषाणी कब्रें हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब देखिए, जो लोगों में असमानता थी या नहीं थी, इसके बारे में जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, वो कैसे पता लगाते हैं? पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। अब देखिए, जो चीजें कंकाल के साथ उनकी कब्र में दफनाई गई हैं, ये बात सही है कि यही विश्वास किया जाएगा कि वो चीजें किसकी थी, जो व्यक्ति मरा है उसके ही इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु थी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी को खोजें। हम आपको बता चुके हैं कि जो ब्रह्मगिरी और जो आदि चंदोर है, ये दो महापाषाणिक पुरास्थल हैं। पूछा जाएगा, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो किस महापाषाणिक पुरास्थल से 33 सोने के मनके मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। अब जरा खुद सोचिए कि जिस कब्र में मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, क्या आप उसे अमीर मानेंगे या फिर उस व्यक्ति को अमीर मानेंगे जिसकी कब्र में 33 सोने के मनके मिले गए हैं? जिन कब्रों में सोने चांदी के सामान मिले हैं उन्हीं को क्या माना जाएगा? उन्हीं को अमीर माना जाएगा। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। अब देखिए, जो अमीर कौन होंगे और जो सरदार कौन होंगे? जिनकी कब्रों में ज्यादा चीजें मिली हैं, सोने चांदी की चीजें मिली हैं, वो क्या होंगे? वो अमीर होंगे और
सरदार होंगे, और जिनकी कब्रों से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के सामान मिले हैं, वो गरीब होंगे और वो सरदारों के क्या होंगे, अनुयायी होंगे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? अब ये पूछ रहा है कि जो कुछ कब्रें थी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कब्रिस्तान में कई परिवार, एक परिवार को दफनाया गया हो, एक परिवार के जो लोग हैं उनकी जो अलग अलग समय पर मृत्यु हुई थी, क्या उन्हें एक ही स्थान पर दफनाया गया था? ऐसा हो सकता है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनाम गांव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, और जो इनाम गांव है ये भी आपका अध्याय 2 में जो प्रश्न संख्या 12 में मानचित्र दिया गया है वहां पर दर्शा गया है, और मैंने आपको बताया भी था। यह भीमा की एक सहायक नदी गोड़ के किनारे एक जगह है। अब पूछा जाएगा कि जो इनाम गांव है, इनाम गांव की स्थिति का क्या है, ये किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे ये भीमा की एक सहायक नदी है, गोड़ के किनारे स्थित है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, तो ये भी पूछा जाएगा। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। अब ये पूछा जा सकता है कि जो इनाम गांव में जो कब्रें मिली हैं, उन कब्रों में जो कंकाल है, उनकी जो सिर था, सिर किस दिशा में था? उत्तर की ओर था, और पैर दक्षिण की ओर थे। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे। अब ये पहले बताया जा चुका है कि जो कब्र हैं, कब्रों में जिन व्यक्तियों की वो कब्रें हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें उनके साथ दफनाई जाती थी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये किस स्थान की बात हो रही है? ये इनाम गांव की बात हो रही है। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। तो ये कौन सा गांव हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका इनाम गांव। इनाम गांव। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। अब पूछ सकता है कि किस महापाषाणी पुरास्थल से एक घर में अनाज का गोदाम मिला है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? इनाम गांव। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, और ये बॉक्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हम आपसे पहले बता चुके हैं कि एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स हैं, इन सभी का अध्ययन आपको गहनता से करना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बॉक्स का नाम है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि जो कंकाल छोटे आकार का है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कंकाल किसका है, वो किसी बच्चे का है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, तो आप आसानी से ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये कंकाल एक बच्ची का है या फिर एक बच्चे का है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का था? यहाँ से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। अब लोग जो पुरातत्वविद हैं, यदि किसी कंकाल के साथ आभूषण मिले हैं तो ये मान लेते हैं कि ये कंकाल किसी महिला का है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब ये जब समस्या पैदा हो जाती है, जब कुछ लोग आभूषण पहनते हैं, तो ये पहचान पाना संभव नहीं होता कि ये जो कंकाल है, ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष है। इसलिए जो आभूषणों के आधार पर जो कंकालों की पहचान की जाती है, ये उचित नहीं है। कंकाल का लिंग पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। यह पूछा गया है कि इस आधार पर क्या कर सकते हैं हम? इस आधार पर
कंकालों की पहचान कर सकते हैं कि वो किसी स्त्री के कंकाल हैं या एक पुरुष के। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अब ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो चरक की चरक संहिता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई है? 360 बताई गई है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। और जो आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 206। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अगली हेडिंग है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब जो इनाम गांव क्या है? इनाम गांव एक महापाषाणिक प्रस्थल है और ये परीक्षा में पूछा जाएगा। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव में पुरातत्वविद को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरार, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियां एकत्रित की जाती थी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो इनाम गांव के लोग थे क्या वो शाकाहारी थे, क्या वो मांसाहारी थे? वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, क्योंकि पुरातत्वविदों को वहां से ये सभी क्या है, ये चीजें मिली हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनाम गांव से कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य मिले हैं और किस किस जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।